नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चा है खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और विशेष चर्चा के लिए हम हर हफ्ते आमंत्रित करते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी को। सर आज भी हमारे साथ, तो बहुत बहुत सबसे पहले तो सर का प्रोग्राम में स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत एडवोकेट एच.एस. फूलका के साथ। सर, पूर्व आप विधायक और वरिष्ठ वकील एडवोकेट एच.एस. फूलका भाजपा में शामिल हो गए हैं और इसी तरह से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने जो कि राज्यसभा सांसद थे, उपनेता पद से हटा दिया है। तो आप इस राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्या फूलका साहब की बात कर, बिल्कुल सर, फिर उसके बाद देखिए एच.एस. फूलका 1984 के जो दंगा पीड़ित थे उनके मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। ये 2017 में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे थे, लेकिन इनको उस समय लीडर अपोजिशन बनाया गया। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में करते थे, तो उन्होंने कहा भी आप एक प्रॉफिट वाली पोस्ट पे बैठे हैं, तो या तो आप वकालत कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लीडर अपोजिशन छोड़ दी, तो वहां पे चले गए। और फिर उसके बाद 2019 में आप पार्टी भी छोड़ दी, अब भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ये एक सिख समाज में एक बेदाग चेहरा भी है, सम्मानजनक चेहरा भी है। और पंजाब में क्योंकि 84 के दंगे में भावनात्मक रूप से पंजाब भी और दिल्ली दोनों पंजाबी सिख पीड़ित था, तो ये एक अपनी विशेष पहचान भी रखते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये एक भाजपा ने एक दूर की गोटी जिसको बोलते हैं, उसको देखते हुए उनको शामिल किया। क्योंकि भाजपा ने, अगर आप याद रखें तो पीछे अमित शाह जी मोगा रैली में आए थे, गृह मंत्री जो, तो उन्होंने कहा था भाजपा छोटे भाई की भूमिका नहीं निभाएगी। तो ये उसी लाइन में एक अगला कदम मैं सकता हूँ कि अब भाजपा छोटे भाई की भूमिका निभाने की स्थिति में हो, अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। क्योंकि इनसे पहले भी देखिए फूलका जी आए, उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आए, मनप्रीत बादल भी आए, और सोडी और बड़े सिख नेता जो कांग्रेस से भी आए जो उनके चले। तो इसका मतलब है कि भाजपा ने अपने आप के जो सिख चेहरे थे जो पंजाब में महत्व रखते हैं उनको जगह दी। इसका कारण यह है, देखिए जो फूलका पर्टिकुलर जो के साथ अन्य चेहरों को भी मैं देखता हूं, अकाली भाजपा गठबंधन जितनी देर रहा तो 117 सीटों में भाजपा 23 सीटों पर लड़ती रही। उसका देखिए राजनीतिक सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसका नुकसान जो हुआ, उसकी छवि का जो नुकसान हुआ, वो 2020 के जो किसान आंदोलन में था ना, उसमें सामने आया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की उस दौर में जो अकाली भाजपा गठबंधन में था, उसमें किसी कारण भी नहीं समझता हूं कि एक ऐसा स्थिति बन गई कि भाजपा और संघ को लेके ग्रामीण क्षेत्र के जैसे सिख विरोधी है, और उसका सामना किसान आंदोलन के उस भावना के जो प्रकट रूप जैसे कह सकते हैं वो सामने आ गया जब प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया गया, काफिले को रोक दिया। ये एक्सट्रीम थी, एक तरह से देश के लिए ये एक्सट्रीम थी, भाजपा के लिए मैं देश के लिए कहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, किसी पार्टी का नहीं है। उसको रोक दिया गया इस एंगल से कि ये भाजपा क्या है, तो ये सिख विरोधी है, ये किसान विरोधी है, जो भी उनको बनाकर रोक दिया। अब भाजपा ने उस चीज, प्रधानमंत्री ने भी समझा, गृह मंत्री ने भी समझा, भाजपा नेतृत्व ने सारे समझा कि ये जो नुकसान हुआ है, जो छवि का जो नुकसान हुआ है, इसको तोड़ना जरूरी है। भाजपा जीतती है हारती है वो बात की बात, मैं समझता हूँ कि उनकी प्राथमिकता इसमें राष्ट्र नेतृत्व की है कि वे जो सिख विरोधी छवि है उसको तोड़ा है। उसके लिए भाजपा सरकार ने कई काम अतीत में किए भी हैं, किसानों के लिए भी किए, पंजाब के लिए भी, गुरुओं के जो बच्चों को बलिदान दिवस आया उसके लिए भी किए, और कई कुछ योजनाएं हैं जो पंजाब हित में भी है और सिख हित में भी है, धार्मिक भावनाओं को भी लेते।
लेकिन उसके बावजूद भी एक अभी डर जो ग्रामीण क्षेत्र में पंजाबियों में था कि हाँ भाजपा और संघ सिख विरोधी है, सिखों को मतलब, तो उस चीज को तोड़ने के लिए ये जो एच.एस. फुल्का जैसे चेहरे हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ कि आज पंजाब में ये एक्टिव नहीं है, आएंगे, अब जब आ गए तो इसका मतलब राजनीति में आ रहे हैं, संकेत तो सीधा है कि राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन इस जो राजनीतिक लाभ जो मिलेगा वो इतना मैं समझता हूँ मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, वो तो समय परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन जो ये छवि और चेहरा जिसके विरुद्ध एक भाजपा की समस्या बनी हुई है, वो समस्या तोड़ने में ये चेहरे जो सिख चेहरे हैं वो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि भाजपा ने सब दलों के लिए जो सिख प्रमुख नेता है, वो चाहे कांग्रेस से बिट्टू है, ये और भी आए जो, तो उनको लेकर ये एक प्रयास, गंभीर प्रयास भाजपा का एक बात। दूसरा, पंजाब की राजनीति में भाजपा एक स्थायी और लंबी पारी खेलने के साथ में अपने दम पर वो खत्म आ गया। इसमें एक दूसरा पहलू जो है जो राष्ट्र नेतृत्व को, इसमें ये भी चीज है कि जिस हिसाब से दूसरे पार्टियों के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, सिख चेहरे आ रहे हैं, 2027 तक हो सकता है कि भाजपा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक सिख चेहरा सामने आ जाए, ताकि ये छवि जो है जो सिख विरोधी है वो भी उसको भी एक स्पष्ट हो जाए। अब इसका जो साइड इफेक्ट मैं समझता हूँ जिस आएगा पार्टी के बीच में, देखिए भाजपा जो गठबंधन के समय थी, उस समय के जो हिंदू नेता थे बड़े या कार्यकर्ता भी समझे, उनको राष्ट्र नेतृत्व ने अकाली दल बादल क्योंकि बादल अपने आप में एक वरिष्ठ नेता थे, एक बोर्ड वृक्ष था, उसके नीचे थे सारे, बोर्ड वृक्ष के नीचे कम ही प्रफुल्लित होते हैं छोटे पौधे जो है, वट वृक्ष जो बन जाए उसके, तो उस भाजपा की स्थिति थी। अब उस दौर में उन्होंने अपने निभाई, कार्यकर्ता ने भी, वरिष्ठ नेताओं ने भी। अब इस स्थिति में मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ नेता है वो बलि का बकरा बनेंगे भाजपा, क्योंकि भाजपा जो राष्ट्र नेतृत्व है वो एक राष्ट्र हित में या दूर की कोटि समझते हुए कि प्रदेश में ये लाना है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि वरिष्ठ नेता जो भाजपा के पुराने हैं उनकी बलि होगी, क्योंकि जब नए चेहरे लाएंगे तो कोई ना कोई तो बोली चलेगा, तो और कार्यकर्ता को भी जो उत्साह थोड़ा सा कम हुआ, तो राष्ट्र नेतृत्व को ये संतुलन बनाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि वो चेहरे जो पुराने जिन्होंने संघर्ष किया, उसकी बागडोर संभाली रखी उस दौर में भी, इस दौर में भी, आतंक के दौर में भी अभी, तो उन चेहरों को और नए चेहरों का संतुलन बनाना ताकि सामंजस्य बन जाए पार्टी में। ये ना हो कि पार्टी नए चेहरे आ गए, पुराने चेहरे चुप बैठ जाए या पीछे भी रह जाए, तो उसका मतलब कार्यकर्ता निरुत्साह हो जाएगा, और जब चुनाव आएंगे तो फिर चुनाव लड़ना पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो नए चेहरे हैं इनके साथ मतदाता कितने आते हैं ये अभी परीक्षा की घड़ी है। बादल कैप्टन आए थे तो नहीं आ सके, बिल्कुल, तो ये चीज देखने वाली बात है कि भाजपा का जो राष्ट्र नेतृत्व है, क्योंकि ये जो फैसले लिए जाते हैं पंजाब भाजपा तो ले नहीं रही, राष्ट्र नेतृत्व ले रहे हैं, तो कम से कम ये एक चुनौती मैं समझता हूँ कि भाजपा के राष्ट्र नेतृत्व कि जो अतीत के उनके वरिष्ठ नेता भाजपा के, उनको भी सम्मानजनक स्थिति में लाए। उनके पास सत्ता है, अगर मान लो यहाँ पे उन्होंने करना तो उनको बाहर राज्यसभा में भेजा जा सकता और गवर्नर बनाया जा सकता, डिप्टी गवर्नर बनाया जा सकता, और पदवी के मान सम्मान की जगह उनको फिर कम से कम वो चीज है कि उनमें अंदर असंतोष की भावना ना पैदा हो कि देखो जो हमने तो इतना किया इस समय और सारी जिंदगी लगा दी भाजपा के असूलों और आदर्शों पे, और अंत में आकर ये हो गया। और वो स्थिति भी तब बनी जो भाजपा के बनी क्योंकि राष्ट्र नेतृत्व ने उसने सब कुछ सरकार स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में छोड़ दिया था कि जो भी आप फैसला करो, तो उनका इनिशिएटिव नहीं था, मतलब वो तो जो प्रभाव था बादल का उस कारण वो वहां पे रह गए। तो ये चीज संतुलन बनाने वाली है, इसके लिए राष्ट्र तो प्रदेश के साथ साथ जो कार्यकर्ता जो मिनिस्टर उनका हित भी उनको अपने सामने रखना चाहिए। और सर जो राघव चड्ढा की बात है, राघव चड्ढा देखिए
राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का जो बिल्कुल एक सर। तरह से शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ। जब से पार्टी शुरू थे उसमें एक चेहरा ऐसा था जो तब से पहचाना। और फिर ये दिल्ली के विधायक रहे, बिल्कुल सर। दिल्ली के जल बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और 2022 में आके जब विधानसभा चुनाव जीते तो उसमें बड़े एक्टिव थे, और जब मान सरकार बनी तो मान सरकार के लिए सलाहकार बने। बिल्कुल सर। उसके बाद ये राज्यसभा में चले गए। अब राज्यसभा के जो नेता थे वो उसकी जगह अशोक मित्तल जालंधर के हैं। पहले तो उनको बधाई, हमारे लोकल हैं तो उनको इस नए पद की बधाई, उनको एक जिम्मेवारी मिली, पार्टी ने उन पर विश्वास डाला। शुभकामनाएं कि वो सफल हो, पार्टी का जो पार्टी उनसे जो आशा करती है वो उस पर पूरा उतरे। क्योंकि राघव चड्ढा नहीं उतर पाए। उस देखिए पार्टी उन्होंने राघव चड्ढा ने ये आरोप लगाया कि मैंने अपराध क्या किया, मैंने जो मुद्दे उठाए जन सताने के उठाए, मैंने अपराध नहीं किया। देखिए राजनीतिक रूप से जो अपराध ये है कि जब पार्टी ने व्हिप जारी किया और व्हिप की आप मुखालफत करते हैं तो ये अपराध है, और उस अपराध के साथ साथ ये विश्वासघात भी है। जिस नेता ने आपने वहां से अरविंद केजरीवाल ने आपको लेके आया, आप उसकी देखो पार्टी सबके साथ है पर एक आगे नेता होता है, हार जीत उसी के कंधों पे है। तो जब आपने अरविंद केजरीवाल जब उस क्राइसिस में था, जब वो जेल जाना था, तो ये इंग्लैंड चले गए, आंख ऑपरेशन आज कितनी देर लगती है सब जानते हैं टेक्निकली। सुबह जाओ तो शाम को घर भेज देते हुए जाओ जी आंख ऑपरेशन हुआ तो चले गए। जब तो वो है, फिर उसके बाद जब वो वापस आए जेल से बाहर निकले तब भी ये चुप रहे। जो भगवंत मान लगा कि मुख्यमंत्री ने कहा हाँ जी इन्होंने कंप्रोमाइज करके, देखिए पार्टी के जो मुद्दे राज्यसभा में पंजाब संबंधी उन्होंने नहीं उठाए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हुआ केस बने उनका मुद्दा नहीं उठाया। फिर जो जनगणना को लेकर था वो मुद्दे नहीं उठाए। फिर जब उस लेके वॉकआउट की बात हुई तो इन्होंने वो भी पार्टी का नहीं माना। तो ये सारे अपराध ही हैं, एक तरह से राजनीतिक अपराध है। इसका ये जो बेस है कि मैंने जन सत्तावन किया, बट जो मुद्दे पार्टी के थे वो भी तो साथ उठाने बनते थे। तो ये एक उसी समय से मैं समझता हूँ। और ये एक चीज और मैं कहना था, ये पार्ट जो उनकी सोच में जो बदलाव आया ये शादी के बाद आया। चोपड़ा परिवार से रिश्ता जोड़ने के बाद, क्योंकि नई नई शादी था, तो मैं समझा चोपड़ा परिवार का जो एहसास है या लोगों को में जो धारणा है, जैसे अब भी बात करी कि बीजेपी में जाने के जा सकते हैं या इनको जो समझौते की बात होती है कि पीछे पीछे का समझौता है, या तो ये मैं समझता हूँ जो उनकी सोच में जो बदलाव आया उसमें चोपड़ा परिवार का कोई इन्फ्लुएंस भी कहा जा सकता है। बिल्कुल सर। क्योंकि उनका भाजपा के प्रति जो झुकाव थोड़ा सा होगा, अंदाजा मैं लगा रहा हूँ कि होगा। तो दूसरी बात जो है कि जब शादीशुदा आदमी होता है पहले तो उसमें एक जिम्मेवारी लगती है, पत्नी का भी भूमिका होती है। तो उस परिवार ने, इनके अपने परिवार ने वो टकराव और तनाव वाली राजनीति से अपने आप को बाहर रखने की कोशिश की। तो नई नई शादी थी तो उनको लगा कि हमें इतने इस कम उम्र में हमें ये जो तनाव और टकराव जाने की बजाय हम बाहर निकल जाए, और वो बाहर निकल गए। और इन्होंने राज्यसभा में भी जो मुद्दे उठाए उसमें ये सीधा संदेश है कि इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाई किसी भी बात पर। टकराव वाले जो मुख्यमंत्री मान करते हैं कि उन्होंने टकराव वाली स्थिति नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो टकराव एक सोची समझी परिस्थितियों में उनकी प्राथमिकता बदल गई। बिल्कुल। एक थी पार्टी की प्राथमिकता, एक है परिवार की प्राथमिकता। तो उनके अपने निजी जीवन और परिवार के जीवन दोनों एक शर्त से, और पार्टी की लाइन अलग थी। तो उन्होंने उस समय, मैं समझता हूँ कि उन्होंने परिवार के या अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देते हुए चुप्पी कर ली। और उसके बाद अब जो आया है उन्हें, अब लेटेस्ट भी उनकी आई है, पहले भी इमीडिएट जो आई, तो इससे एक बात तो और स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर भी उधेड़-बुन चल रहा है, टकराव चल रहा है। और ये टकराव जो पार्टी में, देखिए उपनेता के रूप में ये पार्टी की प्रेरोगेटिव प्रिविलेज है पार्टी के प्रधान की, किसको लगाना किसको उठाना है, पार्टी के संगठन में काम चलते रहते हैं।
और पार्टी को एक, आम आदमी पार्टी को एक सचेत होने की बात है कि 2027 के चुनावों में जो आम चर्चा चल रही है कि पार्टी के भीतर भी बाहर भी, कि 30 से 35% जो सिटिंग एमएलए हैं उनके चेहरे बदले जाएंगे। बिल्कुल। जब इन्होंने कहा पार्टी, देखिए पार्टी सबसे बड़ी है, एक इंडिविजुअल से पार्टी बड़ी है, पार्टी बदलेगी। पर 2027 के चुनावों से पहले देखिए आप इस समय जो मुद्दा उठा है राघव चड्ढा को लेके कि उनकी राज्यसभा सीट वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, पर 2028 तक है कि 2027 के जनवरी फरवरी में अगर छोड़ दे वो, फिर वो पंजाब की राजनीति में आए तो वो पार्टी की छवि को तो नुकसान कर सकता ना। ये एक राजनीति हो सकती है, उस समय करें या ना करें, ये एक अंदाजा सोचता आदमी। इस समय तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी एक पहले राज्यसभा की आम आदमी पार्टी की मेंबर सदस्य थी, लेडी सदस्य, तो वो भी एक, उनको निकाला भी नहीं गया, वो अलग से बैठे। इनकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी, इनको अब निकाला गया नहीं। बिल्कुल। और ये आप जाए तो इनकी सदस्यता जाती तो ये एक अलग थड़क पड़ जाएंगे आप राज्यसभा में इनकी। तो ये 2027 से पहले की जो स्थिति बनेगी, या तो राघव चड्ढा 27 के जनवरी में करें, या फिर ये कि पार्टी के साथ फिर रिकनसाइल जो एक पीरियड है बीच में। और पर अभी तक जो आज की स्थिति है तो उन्होंने अपराध तो किया है, जो वो कहते हैं मैंने अपराध क्या किया, जनसुधारण का अपराध किया कि आपने जब पार्टी हित की बात नहीं कही, पंजाब से आए, पंजाब के हित की बात नहीं की, दो चीजें तो सीधी स्पष्ट है। तीसरी आपकी जो जिम्मेवारी थी जो पार्टी के प्रति, जो प्रधान का या पार्टी के अरविंद केजरीवाल का विश्वास, जो इतनी छोटी उम्र में आपको इस स्टेज पे लेके आए, पार्टी लेके आई ना, कोई इंडिविजुअल तो लेके नहीं लाए, तो वो एक विश्वासघात भी किया। तो आम आदमी पार्टी के हिसाब से जो उन्होंने किया, जो कहा कि ये एक नॉर्मल है, पर राजनीतिक दृष्टि से राघव चड्ढा के लिए इस समय कोई तत्काल ना तो उनका कोई जो कहते हैं ना भूमि से जुड़े नेता नहीं है भाई, अगर वो करें तो कुछ होगा। 27 तक इंतजार करेंगे मेरे हिसाब से, उस समय जो परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि जो विदिन पार्टी एमएलए को टिकटें नहीं मिलेंगी, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, वो भाजपा में जाते हैं, दूसरे दलों में जाते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक देखने वाली बात है, इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब भाजपा कार्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले की। सर, चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा कार्यालय पर हुए ग्रेनेड हमले और होशियारपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो आप ऐसे हमलों की मंशा के पीछे किस तरह की सोच को देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, ये एक चिंताजनक, पंजाबियों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि भाजपा कार्यालय के पहले जो होशियारपुर का कांड हुआ, बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया गया, उससे पहले अमृतसर में थाने पे हमला हुआ, और भाजपा के कार्यालय के हमले के बाद हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे बम धमाके की बातें आई सारी वो, और उसके आगे और पीछे जाए तो पंजाब के विभिन्न शहरों में विभिन्न स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां आई, और इसके साथ साथ आपके नेता भी गोली के शिकार हुए, अन्य पार्टियों के नेता भी निशाने पे हैं। और इनके घटनाओं के पीछे अब जो हुआ कांड जो भाजपा के कार्यालय का, तो उसके लिए बब्बर खालसा ने अपनी जिम्मेवारी ली है, और जो होशियारपुर का कांड था उसके लिए गुरुग्रंथ खालिस्तानी जो पन्नू उसने जिम्मेवारी ली। अब इसमें एक चीज और देखिए, मुख्यमंत्री मान ने ये कहा कि जिस चंडीगढ़ की जिम्मेवारी प्रशासन की फेलियर है, मेरी फेलियर नहीं। टेक्निकली वो ठीक बात है, प्रशासन चंडीगढ़ केंद्र शासित है तो केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। चंडीगढ़ में गैंगस्टर संस्कृति बड़ी है, हमले भी बड़े हैं, कत्ल भी हुए हैं वहां पे, तो चंडीगढ़ केंद्र शासित है उसमें। पर एक बात देखने वाली बात है कि जो आरोपी हैं वो पंजाब के हैं, और ये पंजाब जितने वारदातें हो रही हैं वो पंजाब की हो रही हैं। और पंजाब में जो अतीत की सरकारें देखिए, चाहे वो अकाली भाजपा गठबंधन था, वो बेदबी के मामले में उनके जो लास्ट दौर था, चुनावों का साल था,
तो हुआ। तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है उसमें हिंसात्मक और ये घटनाएं बढ़ी, क्योंकि ये 2027 का चुनाव है। पंजाब सरकार को इसको केंद्र और पंजाब के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन सरकार को ये समझने की जरूरत है कि जो अतीत की सरकारें थी वो अखीरले साल में हिंसात्मक घटनाओं या बेअदबी घटनाओं के कारण उनकी छवि खराब हुई। कानून व्यवस्था में लोगों को लगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई, कंट्रोल में। तो ये इस समय भी जो बाहर पंजाब विरोधी या देश विरोधी जो कट्टरपंथी बैठे हैं उनका यही है मोटिव कि मान सरकार गिरे, पंजाब में शांति हो, कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे। तो उनके जो मोहरे हैं, देखिए जो करने वाले, जिनके घर में 2 आरोपी जो आए सामने, तो उनके आर्थिक स्थिति उनके परिवार की बहुत अच्छी नहीं है, गरीब ही है, रोजमर्रा की जिंदगी अपना पूरा। तो ये जो पन्नू जैसे लोग बैठे हैं, जब ये बाहर बैठे उनको ऐसे सपने दिखाते हैं कि हाँ हम ऐसी आर्थिक मदद करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, आपको बाहर ले आएंगे, वो तो उसके भ्रामक होकर वो इस राह पर चल पड़ते हैं और परिवारों को बाद में संभालता भी कोई नहीं। कानूनी लड़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो बच्चे उनके जिंदगी सारी खराब हो जाती। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसी स्थिति को लेकर, अतीत में इतने कांड हुए हैं जिन परिवारों के बच्चों ने ये काम किए, और जो लोग विदेश में बैठे जो देश विरोधी ताकतें हैं या पंजाब विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने जो उनको वादे किए थे या सपने दिखाए थे वो कितने पूरे हुए, क्या उन्होंने किया? वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके बच्चे जेल में हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई मतलब उनके पास वो स्थिति नहीं है कि वो लड़ सके। तो सरकार को कम से कम ये चीज जग जाहिर करनी चाहिए कि ये बाहर बैठे जो आदमी है उनके जो माया जाल में ना फंसे, उनके जो भ्रामक प्रचार है उसमें ना जाएं और अपना भविष्य और वर्तमान संभाल कर रखें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कनाडा सरकार की। सर, कनाडा सरकार ने शरण नियमों में सख्ती की है। अब कनाडा में प्रवेश के 1 साल के भीतर शरण के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। तो आप इस नियम के भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये 2020 के बाद जो आए हैं ना, ये कानून उस पर लगा, राजनीतिक शरण की बात उन्होंने की कि उसको रोक सख्त किया। और ये उनका 2020 के बाद जो है, 1 साल के बाद जो करे, नहीं तो जो नहीं है उनको नहीं, उनकी फाइल ही आगे नहीं जाएगी, रिफ्यूजी बोर्ड में उनकी फाइल नहीं जाएगी, तो केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक प्रावधान किया कि उनको जो भेजा जाएगा वो उस कंट्री में नहीं भेजेगा जहां पे उनको डर है, दूसरी कंट्री में उनको भेज दिया जाएगा, वहां पर नहीं भेजिए। एक अब इसे हुआ क्या है कि एकदम इन्होंने 2024 में कनाडा सरकार ने जो पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी थे ना, उनको स्थायी नौकरी करने का परमिट दिया हुआ था, वो बंद कर दिया। अब जो वहीं पे रहते हैं, इतने सालों के रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और स्थायी नौकरी मिली हुई है, तो उनके जब परमिट कट हुआ तो उन्होंने एक शॉर्टकट लगाया कि पॉलिटिकल असाइलमेंट मांग लो। तो उसके कारण एकदम हजारों लाखों की तादाद में आवेदन आ गए कनाडा सरकार के पास। तो उसको उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे लकूना है, जो बैठे कनाडा में ही है। बिल्कुल सर। और उन्होंने एकदम वर्षों से बैठे हैं, एकदम अपील कर दी पॉलिटिकल असाइलमेंट, जबकि पंजाब इंडिया में ऐसे हालात नहीं है, ना पंजाब में ना इंडिया के ऐसे कोई जैसे इस्लाम के थे जो, तो उन्होंने इस कारण ये अमेंडमेंट कर दी। दूसरा कारण कनाडा सरकार का ये रहा ये सख्ती करने का कि देखिए, पहले जो ट्रूडो सरकार के, वो तो भारत और कनाडा के रिलेशन ही खराब हो गए, तो उन्होंने सारे इतनी अलगाववादियों को, इतनी खालिस्तानियों को अपनी जगह दी, तो अब संबंध सुधारे जा रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि वहां पे जो कनाडा का सिख समाज है या हिंदू समाज है या और समुदाय के लोग हैं, वो पीस लिविंग है। इंडियन जहां भी है वो पीस लिविंग है, कानून लॉ अबाइडिंग है। अब वहां पे जो खालिस्तानी या कट्टरवादी है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनको देखते हुए भी ये चीज कही है कि ये ऐसे ही और बढ़ते ना चले जाए, ध्रुवीकरण ऐसे ही ना हो जाए समाज का। तो ये उस एंगल से भी। और तीसरी जो है कि इसका जो लाभ जो बिचौलिए ट्रैवल एजेंट्स लेते हैं, ये तीनों चीजों को मिला के कनाडा सरकार ने एक लंबा
लंबी सोच के साथ में कि इस समस्या का समाधान क्या करें। तो ये आया तो 2024 के जो कानून के साथ जुड़ा, पर उसके साथ साथ ये कारण भी थे कि जो अलगाववादी या खालिस्तानी वहाँ की एक्टिविटी को देखते हुए, और तीसरा जो ट्रैवल एजेंट जो मिस यूज करते थे इस कानून का, उसको देखते हुए उन्होंने किया। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, संबंध ठीक रहे। और एक जो भ्रम जाल बना हुआ है जो विश्व स्तर पर भी, यहाँ पे भी जो दिखाया जा रहा है कि हाँ जी है, तो वो भी टूटेगा। तो ये एक सही दिशा में उठा कदम मैं कह सकता हूँ। पंजाबियों को परेशानी तो होगी क्योंकि जो देखते हैं, पर जेन्युइन को परेशानी नहीं है। जो नजायज है आप विद्यार्थी पीढ़ी हम जाएंगे तो वो जाएंगे, पर उन्होंने काम किया। अब वहां पे महंगाई इतनी है, बहुत बुरा हाल है, लोग वापस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी एक जो पोलिटिकल फैमिली जिसके लिए भारत का भी तो उंगली उठती है ना बाहर भी, तो वो बंद होगी। तो उस हिसाब से ठीक है। तो मैं समझ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे देश में शुरू हुई जनगणना की। सर, एक तरफ तो देश में जनगणना शुरू हो गई है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर न्यायिक अधिकारियों पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनगणना एक तो डिजिटल जनगणना पहली दफा पेपरलेस, और दूसरी ये 1931 के बाद पहली दफा जाति आधारित जनगणना है। और ये 1 अप्रैल 2026 में शुरू हो गई और 2 चरण में जाएगी। पहले चरण में इन्होंने लिया है कि जो आवास को लेकर संख्या और सुख सुविधा जो परिवार की कितनी है। दूसरे चरण में ये जाएगी कि लोगों की जाति आधारित, और इसका जो 1 अप्रैल 26 से शुरू हुआ तो 28 फरवरी जो लास्ट डेट है, 1 मार्च के तक वो सारी सेटल हो जाएगी। इसके बीच में अब इसके 2 देखिए, पहला तो ये पता चलेगा कि कितने मकान है, कितनी एक औसत आदमी के पास सुख सुविधा कितनी है, मतलब घर की रसोई में क्या है, फ्रिज है, एसी है, टेलीफोन है, फोन है, सारी जो चीजें हैं, शौचालय की जब बात चलते हैं वो टॉयलेट, सारा चीज आ जाएगा उसमें। आवास के साथ साथ सुख सुविधा सारी आ जाएगी। तो उसके लिए जो आगे की प्लानिंग है वो सरकार, क्योंकि 1931 को लेके जाति आधारित हुई है, तो अब कौन सी जाति में क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक पोजीशन क्या है, राजनीतिक स्थिति में क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, वो सारी चीजें एक दफा अपडेट हो जाएगा। जैसे परिवार में या व्यापार में समझ ले कि 1 साल के बाद आदमी बैठता देखता है कि मेरे घर में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या हुआ। तो ये कम से कम सरकार के पास वो फैक्ट एंड फिगर आ जाएगी कि हमने इस एरिया में इस जाति के लिए क्या भविष्य की योजनाएं बनानी है। क्योंकि अभी तो 1931 के बेस पे ले चल रहा है, तो ये कम से कम एक अपडेट हो जाएगी, तो भविष्य के लिए भी हमारे सरकार को अपनी योजना बनाने के लिए आसानी है। दूसरी आगे अब जनसंख्या की जब गिनती है, इसमें अब ये आ जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने आदमी हैं। आपके विधायकों की जो पर्सिमल लिमिट है वो बनेगी, किस राज्य की सीटें बढ़ेंगी, किसी कम होगी, किसी होगी। तो वो एक उसमें हिसाब से भी आपको हर क्षेत्र के विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी और पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये हो जाएगी कि किस जाति के नंबर ज्यादा है, तो राजनीति भी प्रभावित होगी कि किस क्षेत्र में किस जाति के हैं, तो वहां पे वो सत्ता की चाबी किसके हाथ में है, ये चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या योजना बनानी है सरकार ने, और राजनीतिक सत्ता किस पे निर्भर है और किसके हाथ में चाबी आएगी, ये भी सब हो जाएगी। और ये जो 10 साल बाद होती थी 2011 के बाद, वो जाति आधार तो नहीं, वैसे जनगणना होती, अब 26 में शुरू होगी, तो ये 10 साल के बाद चलती है। तो हर साल पिछले 20 साल में नहीं हुई, तो अब ये 15-16 साल से जो, तो अब ये समझता हूँ कि ये सारा एक सामने तथ्य आ जाएंगे, और उस हिसाब से देश आगे अपनी योजना बना सके, सरकार अपनी योजना, और समाज के वो भी अपना स्पष्ट हो जाएगा हम कहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक जरूरी कदम था। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो आपने बंगाल की जो बात करी, वो बीच में भूल रहा था मैं। बंगाल में देखिए 5-6 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 35% से लेके
65% तक मुस्लिम है। वहां पे घुसपैठ ज्यादा है, बंगाल में, असम में घुसपैठ ज्यादा है। अब ये झगड़ा इसमें है कि जो घुसपैठिए हैं, देखिए घुसपैठिए हमारे देश के लिए एक बोझ भी है, और विशेष रूप से जब ऐसी योजनाएं जो जन कल्याण के बनी है, जो भारतीयों के लिए बनी है, वो विदेशी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो झगड़ा हुआ ना कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव आयोग ने भेजे थे आदमी, उनको बंधक बनाया 7 आदमी, जिसमें 3 औरतें भी थी। 9 घंटे के बाद उनको पुलिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रवैया लिया, और उनकी अब सेंटर से जांच भी आदेश कर दिए चुनाव आयोग ने। ये घटनाएं देश, देखिए ये एक, मैं पहले व्यतीत में बात हूँ, क्षेत्रवाद जो है वो, और तो उसके साथ तुष्टिकरण जब जुड़ जाता है, मतदाता सिर्फ आपको देश हित पीछे हो जाता है, सिर्फ आप अपना हित देखते हो, पार्टी का हित देखते हो, आप घुसपैठ को अप्रत्यक्ष रूप से एक समझ में समझता हूँ। इसमें बुराई क्या थी? जनगणना जब हो रही है तो वो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, पुनर्निरीक्षण में गया, तो उसमें समस्या क्या है? स्पष्ट स्थिति स्पष्ट होती तो किसी को अच्छा होता ना। तो आपने कानून व्यवस्था को इस तरह ममता सरकार ने बना दिया कि राजता की तरफ चले गया। मतलब जो कानून इतना कमजोर कर दिया आपने, क्षेत्रवाद और ऐसी भावनात्मक नकारात्मक नीति कह देते हैं कि लोगों को खौफ ही नहीं रहा कानून का। उन्होंने सरकार को अपने हाथ में ले लिया, कानून को अपने हाथ में लेकर सरकार के बंधक बना कर रख दिया। ये अराजकता की पहली निशानी है। इस पे सख्त से सख्त जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया, टिप्पणी की है, जो कदम उठाया, वो स्वागत होगा। पर अब समस्या यह है कि अगर ममता को इस समय सरकार को, केंद्र सरकार वहां पे कोई कदम उठाए तो उसका लाभ उसको फिर मिलता। केंद्र सरकार भी दायरे में रहना चाहती कि राजनीतिकरण ना हो इस मुद्दे का, जैसे वो कर रही है। तो इसका अगर केंद्र सरकार कोई कदम उठाए तो फिर राजनीतिकरण हो जाएगा। तो कानून की लड़ाई चल रही है, पर ये चीजें देश हित में नहीं है। ये टीएमसी वालों को सोचना चाहिए, और दूसरी जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र से पहले है। ये तुष्टिकरण और क्षेत्रवाद राष्ट्र के विरुद्ध है। एक सीमा तक ठीक है, आप अपने मुद्दे उठाए अपने प्रदेश के, वो आप हर प्रदेश का हक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन वो टकराव और नकारात्मक रीति इस तरह से ना चल जाए कि कानून व्यवस्था ही बिगड़ जाए। और घुसपैठिए जो बाहर से हैं, वो जब विदेशी ताकतें हैं, वो आपके भविष्य से वर्तमान से खिलवाड़ करना शुरू कर दें। ये एक चिंता का विषय है। इस पे गहन और गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। प्रदेश सरकार भी ले, केंद्र सरकार भी ले। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा खास। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।